ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ कंटिन्यू। तो मैं जो बोल रही थी कि ज़ियाउद्दीन बरानी के जो सोच है वो ज़्यादातर इस्लामिक शरीयती कानून द्वारा प्रभावित है। ज़ियाउद्दीन बरानी का मानना ये था कि एक मुसलमान राजा तभी एक आदर्श राजा बन पाएंगे जब वो शरीयत के सभी कानूनों के द्वारा प्रभावित होंगे और राज्य की हर किसी क्षेत्र में शरीयत कानून को प्रयोग करने की कोशिश करेंगे। तो आइए ज़ियाउद्दीन बरानी के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। देखिए, जो नोट मैंने आप लोगों को मेल पर भेजा है उसको सामने रखिए और देखिए ज़ियाउद्दीन बरानी का जो पीरियड है उसको ब्रैकेट में लिखा गया है 1285 से लेकर 1360। तो ही वॉज अ स्कॉलर मतलब एक बहुत ही मशहूर ज्ञानी व्यक्ति। साउथ एशिया में उनकी मशहूरता सबको पता था। और वो किस लिए मशहूर थे? क्योंकि इंडिया में, दिल्ली में सुल्तान लोग जब राज कर रहे थे तो सुल्तानों की राजकाल वक्त उन्होंने सुल्तान राज की इतिहास और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में काफ़ी सारे महत्वपूर्ण किताब लिखे थे। तो उनके जिस किताबों के बारे में हम जिक्र करेंगे उसमें से इम्पॉर्टेंट है तरीक़ी फ़िरोज़ शाही। तरीक़ी फ़िरोज़ शाही एक ऐसा किताब है जिसमें गियासुद्दीन बलबन से लेकर फ़िरोज़ शाह तुगलक तक हमारी दिल्ली की सल्तनत इतिहास और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जाना जाता है। ओके, तो देखिए तरीक़ी फ़िरोज़ शाही एक ऐसा किताब है जिसमें ज़ियाउद्दीन बरानी हमें गियासुद्दीन बलबन की वक्त से लेकर फ़िरोज़ शाह तुगलक की वक्त तक सल्तनत राज कैसा था, उस वक्त की शासन व्यवस्था दिल्ली में, पूरे भारत में कैसा था, उस बारे में हमें जानकारी देते हैं। Along with the historical accounts of the period, Barani discusses the Muslim political problems including implementation of Islamic laws in the newly established Muslim state in India। तो देखिए यहाँ पर ज़ियाउद्दीन बरानी ना ही सिर्फ एक राजा को कैसे आदर्श राजा बनना है उस बारे में बता रहे हैं, बल्कि जो सब प्रॉब्लम्स एक मुस्लिम राजा फेस कर सकते थे उस वक्त शरीयती कानून को लागू करते वक्त, वो सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर भी उन्होंने हमारे दृष्टि आकर्षण किए हैं। तो इस लाइन को और एक बार मैं दोहराती हूँ। Along with the historical accounts of the period, यानी कि सल्तनत पीरियड का ऐतिहासिक डिस्क्रिप्शन देने के साथ साथ बरानी ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि इस्लामिक कानून को, शरीयती कानून को राज्य में प्रयोग करते वक्त एक मुसलमान शासकों को कौन कौन सा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उस बारे में भी बरानी हमें बता रहे हैं। But this is mainly a book on the history and not a political treatise like his work Fatawi Jahandari, in which he advised the sultans and the kings through the mouth of Sultan Mahmud of Ghazna, his ideal ruler, as to how an effective system of government could be established by implementing the Islamic Sharia। तो ये जो तरीक़ी फ़िरोज़ शाही नाम का किताब है, इसमें बरानी ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऐतिहासिक डिस्क्रिप्शन देते हैं और इसमें सुल्तानों के लिए कुछ सलाह और मशवरा भी दिए जाते हैं महमूद ऑफ गज़नी इनके प्रतिनिधि स्वरूप। मतलब जब ज़ियाउद्दीन बरानी तरीक़ी फ़िरोज़ शाही ये किताब लिख रहे हैं
तब वो गजनी के महमूद के प्रतिनिधि बनकर सुल्तानों को कुछ मशवरा दे रहे हैं कि कैसे वो एक आदर्श सुल्तान बनकर अच्छे से अच्छे तरीके से अपने राज्य को शासन कर सकते हैं। और फतावी जहांदरी नाम की एक बुक है जिसमें वो ये सब सलाह और मशवरा महमूद की ज़ुबान से राजाओं के प्रति देते हैं। तो याद रखिएगा, तरीक़ी फ़िरोज़ शाही एक ऐसा किताब है जिसमें ज़ियाउद्दीन बरानी ज़्यादातर सल्तनत पीरियड और सल्तनत राज के ऐतिहासिक डिस्क्रिप्शंस देते हैं, और फतावी जहांदरी एक ऐसा किताब जिसमें वो गजनी की महमूद की ज़ुबान से मुसलमान राजाओं को सलाह और मशवरा देते हैं कि वो कैसे आदर्श राजा और आदर्श शासक बन सकते हैं। उसके बाद देखिए, लाइक ऑल द अदर medieval writers, Barani's political philosophy revolves around the personality of the king who is advised in various ways to implant his philosophy. तो मेडिएवल राइटर्स, मेडिएवल मतलब मध्य युग, भारत की मध्य युग। कौन से वक्त को भारत की मध्य युग कहा जा रहा है? जिस वक्त हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान शासक आए थे यहाँ पर राज करने के लिए। तो इस वक्त के जितने भी थिंकर्स हैं, मुसलमान राज के वक्त जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स अपना सोच, अपना विचार बयां किए थे, उन सबको मेडिएवल थिंकर्स या राइटर्स कहा जाता है, जिनमें से बरानी एक राइटर थे। तो दूसरे मेडिएवल राइटर्स की तरह बरानी का भी मकसद था मुसलमान राजा की पर्सनालिटी, उनकी शख्सियत कैसा होना चाहिए, उस पर रोशनी डालना। फॉर हिम यानी बरानी के लिए द किंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, राजा बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। King's dominance over all the affairs of the state is ensured by suggesting various methods. तो डोमिनेंस का मतलब क्या है? राज, शासन। तो एक राज्य की बहुत सारे अफेयर्स है, पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, रिलीजियस अफेयर्स, कल्चरल अफेयर्स। तो राज्य की बहुत सारे अफेयर्स के ऊपर राजा का डोमिनेंस, राजा का राज अगर कायम करना है तो राजा को किस तरह से पेश आना है, उनकी शख्सियत कैसा होना चाहिए, उस बारे में बरानी अपने किताबों में हमें बताते हैं। अकॉर्डिंग टू बरानी, द किंग शुड इम्प्लीमेंट इस्लामिक शरिया इन ऑल वर्क्स ऑफ लाइफ ऑब्जेक्टिवली। मतलब राजा को राज्य की हर किसी क्षेत्र में इस्लामिक शरीयती कानून को प्रयोग करना है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव बिफोर बरानी इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इस्लामिक शरिया। तो बरानी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण मकसद था ये कि राजा को राज्य चलाते वक्त शरिया कानून को हर किसी क्षेत्र में प्रयोग करना है। तो उनके ये शरीयती कानून के प्रति जो लगाव, वो कई जगह निंदा भी हुआ है उसका। बहुत सारे लोगों ने उनके शरिया के प्रति जो लगाव, उसका क्रिटिसाइज़ भी किया है, तनकीद भी किया है। लेकिन बहुत सारे राइटर्स ने उनके इस लगाव को काफ़ी प्रशंसा भी किया है। फॉर हिम यानी फॉर बरानी, इस्लामिक शरिया हैज़ नो डॉगमेटिक वैल्यू। तो डॉगमेटिक मतलब क्या? बहुत ही फंडामेंटलिस्ट, बहुत ही रिजिड, मतलब बहुत ही कट्टरवादी। तो बरानी के लिए इस्लामिक या शरीयती कानून कोई कट्टरवादी कानून नहीं है, और इसको वक्त के साथ साथ, इंसान के बदलते चाहतों के साथ साथ, समाज की ज़रूरतों को देखते हुए आप बदल भी सकते हैं। तो बरानी के लिए इस्लामिक शरिया एक ऐसी कानून है जिसको आप सिचुएशन अनुसार, परिस्थिति अनुसार बदल सकते हैं। इट हैज़ टू अचीव एन आइडियल
which according to him is the dominance of good values over those of evil forces. तो शरीयती कानून को बार बार प्रयोग करने की बात बरानी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बरानी को लग रहा है कि समाज में ईविल फोर्स यानी बुराइयाँ भी है और गुड फोर्सेस यानी अच्छाइयाँ भी है। तो गुड वैल्यूज़ यानी अच्छाई को बुराई के ऊपर अगर जीतना है तो शरीयती कानून के सहारे ही जीतना पड़ेगा। God has purposely created bad characters for a tussle between with the good. तो गॉड यानी अल्लाह ताला ने समाज में अच्छाई के साथ साथ बुराई को भी इसलिए पैदा किया है क्योंकि अच्छाई और बुराई के बीच जब जंग होगा तो अच्छाई को बुराई के ऊपर जितवाना है और ये काम राजा यानी शासक को ही करना पड़ेगा। एक मुस्लिम राजा तभी एक आदर्श राजा, एक आदर्श शासक बन पाएगा जब वो शरीयती कानून की मदद लेकर समाज की अच्छाइयों को बुराई से लड़वा कर जितवाएगा और बुराइयों को दूर करके समाज में सभी अच्छे वैल्यूज़ को प्रतिष्ठा कर पाएगा। ही डिज़ायर्स, ही मतलब बरानी, बरानी क्या इच्छा पोषण करते हैं? ही डिज़ायर्स दैट द किंग शुड इवॉल्व सच अ सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, इंटेलिजेंस एंड जुडिशियली that persons of high integrity and character should act as vehicles of good forces against the evil forces. तो बरानी अपने सोच में, अपने पॉलिटिकल थॉट में हमको क्या बता रहे हैं कि एक राजा को अपने राज्य के प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, आर्मी यानी फौज, इंटेलिजेंस यानी वो सब लोग जिनका काम होगा राज्य की सुरक्षा पर नज़र रखना, और जुडिशियरी यानी कि विचार व्यवस्था में ऐसे लोगों को अपॉइंट करे जिनका कैरेक्टर यानी चरित्र साफ है, पाक है, ईमानदार है, और ऐसे लोगों के द्वारा ही अगर राज्य परिचालन किया जाएगा तो उस राज्य की समाज से बुराइयों को बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है। For him, the tussle between the right and the wrong is a continuing phenomenon up to the day of judgment. तो phenomenon का मतलब है एक घटना। तो ये बुराई और अच्छाई के बीच जो टसल यानी जंग चल रहा है वो एक कंटिन्यूइंग फेनोमेना है जो हर रोज़ चलता रहता है। और कब तक चलेगा? अप टिल द लास्ट डे ऑफ जजमेंट। तो जिस दिन अल्लाह ताला हमारे कर्मों का, करतूतों का विचार करेंगे उस दिन तक अच्छाई और बुराई के बीच ये जंग चलता रहेगा। और अगर एक राजा को इस जंग में जीतना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें हमेशा अपने एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, इंटेलिजेंस और विचार व्यवस्था में ऐसे लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा जिनका चरित्र साफ होगा, पाक होगा और जिनके अंदर वो शक्ति होगा कि जिससे वो बुराई को दूर करके समाज में अच्छाई की स्थापना कर सके। Sharia is to be adjusted with the local situation of every society without compromising on the fundamentals of Islam. तो शरीयती कानून को वक्त के साथ साथ, इंसान की ज़रूरतों के साथ साथ बदला जा सकता है, लेकिन इस्लाम मज़हब की जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो इस्लाम की बेसिक प्रिंसिपल्स जो है इस्लाम की उनको सेम रख के, उनको एज इट इज़ रख के शरीयती कानून को सिचुएशन अनुसार एक राजा बदल सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, इन द वर्ल्ड इन विच सुल्तान महमूद, his ideal king or his successors lived, they could not afford to lead a simple life. तो देखिए अब कुछ राजाओं की एग्ज़ाम्पल देकर बरानी हमें समझाएंगे कि कैसे शरीयती कानून को सिचुएशन अनुसार
प्रयोग करना है। तो बरानी बोल रहे हैं कि जिस वक्त गजनकी महमूद सुल्तान बनकर दिल्ली में शासन कर रहे थे, तो उस वक्त की परिस्थिति कुछ ऐसा था कि राजा और उनके परिवार की सभी सदस्यों को बहुत ही लग्जूरियस ऐश और आराम, शान और शौकत की ज़िंदगी बिताना चाहिए था। ये ज़रूरी था राजाओं के लिए। क्यों? क्योंकि राजा अगर उनके प्रजाओं की तरह एक सिंपल सा सादा सीधा सा घर में रहेंगे, टूटे फूटे घर में रहकर आम इंसान जैसे साधारण कपड़े पहनकर बाहर निकलेंगे, तो प्रजा के मन में राजा के प्रति इज्जत कभी पैदा नहीं होगा। तो प्रजाओं को ये एहसास दिलाना है कि राजा उनसे काफ़ी बड़ा है। राजा कभी भी प्रजाओं के जैसे आम जिंदगी नहीं बिताएंगे और राजा हमेशा बहुत पावर, बहुत अथॉरिटी, ताकत का हकदार है। तो लोगों के अंदर इस बात का एहसास दिलाने के लिए महमूद के वक्त जितने भी सुल्तान दिल्ली में राज कर रहे थे, उन सब के लिए क्या ज़रूरी था कि वो बहुत ही शान शौकत और इज़्ज़त की ज़िंदगी जिए। तो इसलिए बरानी राजाओं को क्या मशवरा दे रहे हैं? बरानी एडवाइज द किंग टू लीव अ पॉम्पस लाइफ। तो पॉम्पस लाइफ का मतलब क्या है? बहुत ही ऐश आराम, शान और शौकत की एक ज़िंदगी जिए। एंड दे शुड बिहेव एज अ यूनिक पर्सनैलिटी। तो राजाओं की पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत कुछ ऐसा होना चाहिए जो दूसरों से अलग होगा, यूनिक होगा, जिसे देखकर ही लोग पहचान जाए कि हाँ, ये राजा है, हमसे ऊंचा दर्जा है इनका। This is necessary because with the honor of his personality, the honor and integrity of Islam is deeply related. तो राजाओं के लिए अपना शख्सियत मेंटेन करना, अपनी ऐश और आराम की ज़िंदगी मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि राजा की इज़्ज़त के साथ पूरे इस्लाम दुनिया की और इस्लाम मज़हब की इज़्ज़त जुड़ा हुआ है। Despite this relaxation, the king is not allowed by Barani to adopt evils and vices. तो बावजूद इस बात की कि बरानी महमूद के वक्त के सुल्तानों को इजाज़त दे रहे हैं कि वो शान और शौकत से जिए, लेकिन राजाओं को कभी भी इस बात का इजाज़त नहीं है कि वो कोई भी अपराध मूलक कामकाज में अपने आप को इन्वॉल्व कर ले। यानी कि शान शौकत और ऐश आराम की ज़िंदगी जीते वक्त राजा को ये भूलना नहीं चाहिए कि उनका पहला और आखिरी मकसद है प्रजाओं का अच्छा करना, प्रजाओं के लिए सोचना और कैसे प्रजा बेहतर ज़िंदगी जी सके उस बारे में भी सोचना और काम करना। हीज कैरेक्टर, यानी एक राजा का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? should be generally molded according to the ideals of Islam. तो राजा का चरित्र इस्लाम की आदर्शों के अनुसार होना चाहिए। He is required to be honest. राजा को ईमानदार होना चाहिए। Straight forward, तो straight forward का मतलब है मन में जो है ज़ुबान में भी वही होना चाहिए। मन में कुछ है और ज़ुबान में कुछ और बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए और साथ में फार साइटेड, यानी उनकी दृष्टि, उनकी सोच बहुत दूर की होना चाहिए। ए पर्सन विद अ बैड कैरेक्टर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू बरानी एज अ गुड रूलर। तो एक इंसान जिसका चरित्र अच्छा नहीं है, वो बरानी के अनुसार एक अच्छा राजा कभी नहीं बन पाएगा। तो यहाँ गुड रूलर के बाद देखिए एक नंबर है 6, उसका कोई ज़रूरत नहीं, उसको मिटा दीजिए। इफ़ द किंग इज़ ऑफ बैड कैरेक्टर ही विल बी कंसिडर्ड अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शैतान। अगर राजा का चरित्र बुरा है तो उन्हें शैतान का प्रतिनिधि माना जाएगा। इन एडिशन टू हैविंग अ गुड कैरेक्टर, a king is suggested to act in conduct of his responsibilities with certain methods and policies suggested by Barani. तो
साफ और पाक चरित्र रखने के साथ साथ राजा को अपनी जिम्मेदारियां, अपने फ़र्ज, प्रजा के प्रति अपना दायित्व भी सही मायने में निभाना पड़ेगा और वो सब तरीका मान के चलना पड़ेगा जो अभी बरानी हमें बताएंगे। द किंग इज़ रिक्वेस्टेड टू एक्सेप्ट इस्लामिक शरिया फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट। तो एकदम दिल से एक राजा को शरीयती कानून को मान के चलना है। And also to try to evolve his policies for peace and war in consultation with his administrators, advisors and commanders। तो पीस यानी राज्य में जब शांति बरकरार है या फिर अगर उनका राज्य किसी दूसरे राज्य के साथ जंग में इन्वॉल्व्ड है तो ऐसे सिचुएशन में कैसे संभालना है, कैसे राज्य को और प्रजाओं को संभालना है, वो राजा तय करेंगे अपने मंत्री, अपने प्रशासक और अपने एडवाइज़र यानी जिन व्यक्तियों के सलाह और मशवरा से राजा चलते हैं उन सब के साथ कंसल्ट करने के बाद ही राजा अपने जिम्मेदारियां निभाएंगे। Even the rules and regulations regarding his officers and ministers should be evolved after consulting the relevant men of knowledge and experience। तो जब अपने ऑफिसर्स यानी अपने राज्य की आधिकारिकों और राज्य की मंत्रियों के कामकाज और दायित्व तय करेंगे राजा, तब भी उन्हें क्या करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए यानी बातचीत करना चाहिए। किनके साथ बातचीत करेंगे, रेलिवेंट मेन ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस यानी जो सब लोगों के पास एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, राज्य के प्रशासन के बारे में, राज्य कैसे चलाया जाता है इन सब बारे में तजुर्बा है, ज्ञान है, ऐसे व्यक्तियों के साथ कंसल्ट यानी सलाह मशवरा करके ही राजा को अपना एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट करना पड़ेगा। Accepting Barani kingship should be oriented to act within the bounds of Islamic Sharia for the economic prosperity of the people। तो देखिए, राज्य को चलाते वक्त राजा को हमेशा शरीयती कानून के मुताबिक चलना है और शरीयती कानून को प्रयोग करके ही अपने राज्य की जो आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, जो आर्थिक व्यवस्था है उसकी उन्नति, उसकी विकास, डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अ पर्टिकुलर केयर इज़ रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू प्रोवाइड बेसिक एसेंशियल्स ऑफ लाइफ एट द लोएस्ट पॉसिबल रेट्स। तो बेसिक एसेंशियल्स ऑफ लाइफ मतलब क्या, ज़िंदगी जीने के लिए आपकी ज़िंदगी में जो आपकी बेसिक एसेंशियल्स है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, वो सब ज़रूरतें जो पूरा किए बगैर आप नहीं जी पाएंगे, जैसे रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा, अगर बीमार हो जाए तो दवाइयाँ। तो ये सब एसेंशियल्स जो है वो कैसे हर किसी प्रजा के पास बहुत कम रकम में सबके घर में भेजा जा सकता है, इसका बंदोबस्त भी राजा को करना पड़ेगा और इसके लिए भी वो शरीयती कानून की मदद लेंगे। Like a practical philosopher, Barani laid down the guidelines which should serve as a basis on which a king could evolve various institutions such as the judiciary and army। तो एक बहुत ही वास्तव और हकीकत से जुड़ा हुआ फिलोसोफर की तरह बरानी वो सब गाइडलाइंस, वो सब नियम और रीति विधान हमें दे रहे हैं जो एक बुनियाद बनेगा, जिसके बुनियाद पर, जिसके आधार पर एक राजा अपने राज्य की सभी इंस्टीट्यूशंस यानी प्रतिष्ठान, विचार व्यवस्था, आर्मी, इन सब में भरोसेमंद लोगों को अपॉइंट करेंगे। हाउ अ वेलफेयर स्टेट कैन बी एस्टैब्लिश्ड। तो वेलफेयर स्टेट का क्या मतलब हुआ, एक ऐसा स्टेट जिसका काम है लोगों का वेलफेयर करना, अच्छा करना, भलाई करना। एक वेलफेयर स्टेट वो स्टेट होता है जिसका मकसद है लोगों का वेलफेयर यानी हित करना, अच्छा करना। कैसे,
जो लोग बीमार है उनको दवाइयाँ बहुत आसानी से दिलवाना, जो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं उनको एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना, यानी कि जब तक उन्हें काम नहीं मिलता है तब तक राष्ट्र उसकी देखभाल करेगा। जो इंसान एक्सीडेंट की वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं उनको भी उनका बेसिक एसेंशियल्स घर में उनका पहुंचा देना। तो जो राष्ट्र प्रजाओं के ऐसे हित करता है, कल्याण करता है, ऐसे राष्ट्र को कहा जाता है वेलफेयर स्टेट। और बरानी चाहते थे कि एक मुसलमान शासक हमेशा यही कोशिश करे कि कैसे शरीयती कानून के मदद से वो अपने प्रजाओं को एक वेलफेयर स्टेट प्रदान कर सके। There are questions which Barani has extensively dilated on these points in Fatwa-e-Jahandari। तो राजा कैसे राज्य परिचालन करेगा उस बारे में सभी प्रेस्क्रिप्शंस, सभी सलाह और मशवरा बरानी काफ़ी विस्तारित रूप से दे रहे हैं फतवा-ई-जहानदारी में। तो मैंने शुरुआत में ही कहा था फतवा-ई-जहानदारी क्या है? एक ऐसा किताब जिसमें बरानी खजना के महमूद के प्रतिनिधि बनकर राजाओं को, मुसलमान शासकों को मशवरा दे रहे हैं कि कैसे वो एक आदर्श राजा बनकर अपने राज्य को सही तरीके से परिचालित कर सके। अब देखिए बरानी बोल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन कैसे संभालना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब यहाँ पर हम समझाएंगे आपको कि राजा को राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे सजाना है। The king is suggested to appoint good persons as commanders, administrators and other officers of the state। तो good persons मतलब कौन? अच्छा व्यक्ति जिनका चरित्र बहुत ही पाक है, जो ईमानदार है, जिनके दिल में कोई बुराई नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को एडमिनिस्ट्रेशन में, फौज में, जुडिशियरी में, इंटेलिजेंस में अपॉइंट करना है। What care the king should exercise, Barani says in advice 19। तो 19 के बाद एक नंबर है 11, उसको मिटा दीजिए, उसका कोई ज़रूरत नहीं। एक्चुअली फतवा-ई-जहानदारी किताब की एडवाइस नंबर 19 में कुछ सलाह और मशवरा है जो राजा को दिया जा रहा है कि वो कैसे अपने प्रशासन में व्यक्ति निर्वाचन करेंगे। तो इस एडवाइस 19 में बरानी राजा को क्या उपदेश देते हैं? अबाउट द इंटेग्रिटी एंड गुड कैरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड हेल्पर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य का प्रशासन संभालेंगे जो सभी व्यक्तियाँ, उन सभी व्यक्तियों के चरित्र और उनके काबिलियत देखकर राजा कैसे उन्हें अपॉइंट करेंगे, इस बारे में ही राजा को एडवाइस यानी मशवरा प्रदान किया जा रहा है। तो ये प्रदान करते वक्त बरानी कुरान से एक वर्स कोट करके सुना रहे हैं। देखिए कुरानिक जो वर्स यहाँ पे बरानी जिस वर्स का मदद ले रहे हैं हमें समझाने के लिए, वो है Obey Allah and His Prophet and those amongst you who are in a position of command and rule। तो obey Allah यानी अल्लाह ताला को मान के चलिए और उनके प्रॉफिट्स यानी उनके पैगंबर लोग जैसे हज़रत मोहम्मद और दूसरे नबी, उनके पैगंबर्स ने जितने भी मैसेजेस, जितने भी सलाह मशवरा दुनिया के इंसानों को दिए हैं उन सब को मान के चलिए। Along with this, इसके साथ साथ होली प्रॉफिट सेइंग्स शुड ऑल्सो बी वेल रिमेंबर। तो जितने भी पैगंबर लोग आए थे इस दुनिया में अल्लाह ताला की पैगाम हम तक पहुंचाने के लिए, उन सब की पैगाम को याद रखिए। Every one of you is responsible person and he or she is accountable to God about his or her responsibility। तो देखिए आप सब या बरानी कह रहे हैं
इस्लामिक वर्स में जो लिखा है उसको समझाते हुए बरानी राजा को कह रहे हैं कि याद रखिए, आपकी सभी कर्मों के लिए आपको अल्लाह ताला के पास जिम्मेदार रहना पड़ेगा। आप सभी आपके कर्मों के लिए अल्लाह के प्रति जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। दिस अकाउंट विल हैव टू बी रेंडर्ड बाय एवरीवन ऑन द डे ऑफ जजमेंट। तो जिस दिन आप सबका कर्मों का विचार होगा अल्लाह के दरबार में, आप सबको अपने कर्मों के लिए जवाबदेही करना पड़ेगा। द किंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द हाईएस्ट वन। तो जितने भी प्रशासनिक व्यक्तियाँ हैं, राज्य को चलाने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, उनमें से राजा का दायित्व सबसे बड़ा है। He is accountable before God for all the events and actions taking place in his empire. तो उनके साम्राज्य में जो भी हो रहा है, उन सब एक्शंस कर्मों के लिए राजा अल्लाह के प्रति जिम्मेदार है। As it is impossible for the king to know about all the events and happenings in the empire, it is necessary that he should have his administrators, helpers and supporters for running different sections of the government. तो देखिए, कहा जाता है कि एक राजा के लिए अपने साम्राज्य में सभी क्षेत्र में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उस बारे में नज़रदारी करना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए राजा को प्रशासक, फौज, इंटेलिजेंस ऐसे लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है। तो आप लोग एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में कौटिल्य पढ़ेंगे। तो देखिएगा, कौटिल्य ने जो बात कहा था मेडिएवल पीरियड में, बरानी भी लगभग वही बात बोल रहे हैं। कौन सी बात? कि एक राजा की प्रशासन में जो लोग बैठे हैं, आर्मी में जो लोग बैठे हैं, विचार व्यवस्था में जो लोग बैठे हैं, वो सब राजा की आँख, कान और नाक की तरह काम करते हैं। तो प्रशासनिक व्यक्तियाँ, फौज के लोग, इंटेलिजेंस के लोग, जुडिशियरी और राष्ट्र की हर एक क्षेत्र में उन्होंने जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किए हैं, वो सब राजा की आँख, कान और नाक जैसे काम करते हैं। मतलब उनको हमेशा इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि कहाँ पर क्या चल रहा है। Due to this importance of their functions, the king should be very careful in selecting and appointing his officers of the state. तो क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर्स ही असली इंसान है, असली लोग हैं जिनके ज़रिए राजा प्रशासनिक दायित्व संपादन करेंगे, तो इसलिए